नमस्कार। अभिसार शर्मा यूट्यूब प्लेटफॉर्म और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि अगर रुझानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर है। बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी शपथ लगी है। बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल्स जो तमाम दावे कर रहे हैं वो धराशायी हो गए। बड़ी खबर यह भी है कि जनता ने एग्जिट पोलस्टर्स को, उनके फर्जी एग्जिट पोल्स को एक करारा तमाचा मारा है। बड़ी खबर यह है कि इन चुनावों में अब कांग्रेस 100 सीटों की तरफ बढ़ रही है, यानी कि पिछली बार जो 50 से 55 सीटें मिल रही थी उससे डबल कांग्रेस को मिल रही हैं। यह अपने आप में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, मगर कई लोगों ने कांग्रेस का मरसिया पढ़ दिया था, क्योंकि एग्जिट पोलस्टर्स ने एनडीए को 400 सीटें दे दी थी। दोस्तों, आज हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर शायद 235 से 240 में सिमट कर रह जाए, और अगर ऐसा हो जाता है ना दोस्तों, तो कुछ भी हो सकता है। हम ये ना भूलें कि इस वक्त जो एनडीए को तमाम न्यूज चैनल्स में 285 या 290 या 280 सीटें मिल रही हैं, उसमें टीडीपी की कृपा है, जनता दल यूनाइटेड की कृपा है। अगर आप उनकी 30 सीटें हटा दें तो मुश्किल में आ जाती है बीजेपी और मुश्किल में आ जाती है एनडीए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। मेरे साथ भाषा सिंह हैं और मेरे साथ मुकुल सरल हैं। दोनों का स्वागत। भाषा, जनता ने एग्जिट पोलस्टर्स के खिलाफ ये वोट दिया है, एक करारा तमाचा। आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि जनता ने जहां वोट दिया उसे जानबूझकर मेरा मानना है कि एग्जिट पोल में रीड नहीं किया गया, क्योंकि ये एक साजिश थी दूसरे ढंग का एक परसेप्शन बनाने की। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि वे चूक गए हैं। यह चूक बहुत डेलिबरेट थी और हमें भी अभिसार या उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए कि वे तमाम टीवी चैनल्स और वे तमाम एग्जिट पोलस्टर्स जो मान के चल रहे थे कि मोदी जी अवतार स्वरूप हैं, खुद ही बता रहे थे कि 400 पार का नारा, वे कैसे दिखा सकते थे कि दरअसल जमीन पर क्या है। तो एक तो पहला क्रॉस चेक ये है, और दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि जिसका आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश ने राह दिखाई है। उसी उत्तर प्रदेश ने जिस पर इतनी बड़ी दांव खेला था, जहां पे 30% मंदिर बना हुआ है, राम मंदिर, उसका भव्य दिव्य आयोजन करके बताया गया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाला पूरा नारा था। वहां उत्तर प्रदेश में जिस तरह का टर्न हुआ है, यह एक तमाम लोगों के लिए, सत्ता में बैठी बीजेपी के लिए और विपक्ष में बैठी इंडिया गठबंधन की पार्टियों के लिए भी बहुत करारी बात है कि अगर आप जमीन पे काम कर रहे हैं और सॉलिड काम कर रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं। और फूलपुर की जो रैली है अखिलेश की, वह इस बात का क्लियर इंडिकेशन दे रही थी कि मौसम किस तरह से बदल रहा है, और वही नतीजे हमें दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि अगर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा एज अ सेवियर नहीं आता मोदी जी के लिए, तो बिल्कुल तस्वीर दूसरी हो गई होती। वरना आप देखिए कि राजस्थान में भी जिस तरह के इंडिकेशंस हैं वो बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं कि मोदी जी ने जिस तरह की नफरत का प्रचार किया, मुसलमान मुसलमान घुसपैठिया, वो उस तरह से वोट बैंक में तब्दील अभी तक के जो रुझान है उसमें नहीं हो रहा है। मुकुल, बड़ी बात यहां से यह भी उभर कर आ रही है कि मध्य प्रदेश जो है वो गुजरात की राह पर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो रहा है, और जो मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप लड़ोगे तो परिणाम होंगे। मेरे हिसाब से गठबंधन के लिए कहीं ज्यादा कठिन चुनौती उत्तर प्रदेश में थी मुकुल। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, मोदी योगी का कॉम्बिनेशन, और उसके अलावा लगातार मुद्दों को हिंदू मुस्लिम करना, ध्रुवीकरण करना, बावजूद उसके, और ये ना भूलें हम, चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी यानी कांग्रेस, दोनों जो है कैश स्टार्व्ड थे, बैंक खाते फ्रीज हो गए, बावजूद उसके जुनून के साथ लड़े, मैदान में उतरे। और बड़ी खबर यह भी आ गई कि भाई स्मृति ईरानी बुरी तरह से पिछड़ी हुई है किशोरी लाल शर्मा से, यानी कि मुकाबला राहुल गांधी से भी नहीं था, किशोरी लाल शर्मा से था। लड़ोगे तो जीतोगे, यह संदेश जनता दे रही है मुकुल। अनम्यूट कीजिए मुकुल, खुद को अनम्यूट कीजिए। मुकुल, खुद को अनम्यूट कीजिए। जी, सॉरी।
ये बहुत जो रुझान हमें बता रहे हैं, सरकार किसी की भी बने, लेकिन वो जो नफरत वाला प्रचार था उसने उसे खारिज किया। और जहां तक मोहब्बत की दुकान, मैंने पहले भी कहा था आपके शो में कि राहुल गांधी का वो नारा चला है, संविधान बचाना, लोकतंत्र चला है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं, जैसे राम की बात कही, मेरठ जो अरुण गोविल को उतारा था, जो पर्दे के राम थे, टीवी के राम थे, वो भी पीछे चल रहे हैं। अयोध्या जो फैजाबाद जो लोकसभा सीट है, वहां से भी बीजेपी पीछे चल रही है। स्मृति ईरानी का जिक्र किया ही, वो कोई कम 2, 4, 5 हजार से पीछे नहीं चल रही हैं, वो कभी 30,000 से पीछे हैं, 40,000 से पीछे हैं। इतना बड़ा मार्जिन है किशोरी लाल शर्मा का। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर आप लड़ेंगे वाकई में। और एग्जिट पोल पर मैं एक बात कह दूं, एग्जिट पोल जो मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ा गया इन 2-3 दिनों में, वो वाकई क्या ये बात सच साबित हुई कि ये सट्टा बाजार को ही फायदा और सेंसेक्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। और जहां तक हम ये कह रहे हैं कि इसके पीछे क्यों हमें शंका है, अगर एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं, गलत होते हैं, लेकिन सारे एग्जिट पोल जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने कराए वो लगभग एक ही दिशा में 350 से ऊपर एनडीए को 360, 370 या 400 पार तक पहुंचाया। तो एक तरफा मैंने एक और चीज नोटिस की। हाँ नहीं, मैंने एक और चीज नोटिस की और मैं दोनों की प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा इस पर। मैं देख रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह जो आंकड़ा देते थे वही आंकड़ा एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रहा था। मैंने ये भी देखा कि एग्जिट पोलस्टर्स ने एग्जिट पोल से पहले कह दिया था कि मामला आखिरी ओवर तक आएगा, बहुत कड़ाई का मुकाबला होगा, ये तमाम बातें वो कर रहे थे। बट देन कम्स द डी-डे और हालात बदल जाते हैं, सूरत हाल बदल जाते हैं। हर कोई 400 सीटों की बात करता है मुकुल जी। ये एक बड़ा मतलब उन्हें भी अब ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अब कोई अगले बार से मुझे लगता है एग्जिट पोल शायद होंगे ये नहीं, और कराएंगे तो उस पर कोई विश्वास पहले से नहीं करेगा। एग्जिट पोल ने भी अपनी विश्वसनीयता, उनकी भी जो कंपनी है उनकी विश्वसनीयता दांव पर लगी थी। उन्होंने एक तरफा ये होता कि भाई 2 टेलीविजन या 2 कंपनी ऐसे कर रही है, 2 ऐसे कर रही है, लेकिन 10 की 10 जो अमित शाह और मोदी जी ने नारे दिए उसी पर चली। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और उससे आगे बढ़कर टेलीविजन जो ओन करता है उसको कि हमारा सर्वे है, वो सर्वेयर अलग होते हैं, वो साल में एक बार सर्वे करते हैं और पूरे साल भर किसी और के एम्प्लॉय रहते हैं वो। तो उन्होंने मोदी 3.0 शुरू कर दिया, बैठकर की चर्चा की 3.0 में क्या क्या करने जा रहे हैं मोदी जी। जबकि अभी मोदी जी की अगर बात की जाए तो वो बहुमत से पीछे हैं, एनडीए भले ही बहुमत से थोड़ा सा आगे दिख रहा है, लेकिन अपने दम पर। अभी सर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं साझा करना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म पर, कि जिस समय मैं कोलकाता में थी, मत पढ़ रहा था, वहां पर 6:30 बजे तक लोग लाइन में लगे हुए थे जहां पर मैं थी, और मैंने देखा कि 6:40-45 पर शुरू हो गया एग्जिट पोल। तब आप ये सोचिए कि मैं ये सोच रही थी कि जिस देश में इलेक्शन कमीशन को कितने लोगों ने वोट दिया, कितना परसेंट पड़ा, ये बताने में एक दिन लग जाता है कम से कम, उस दिन शाम को वो देते हैं। यहाँ जो द ग्रेट एग्जिट पोल करने वाले लोग थे उनको 15 मिनट के अंदर पता चल गया कि ये जो 57 सीटें गई हैं, क्योंकि आखिरी चरण में 57 सीटें कम नहीं थी, ये वही सीटें हैं जहां पे अभी उत्तर प्रदेश में गुल खिल रहा है, तो और बंगाल में गुल खिल रहा है। तो वहां पर जो लोग खड़े हुए थे वो लोग सब हंस रहे थे कि अभी तो हमारे घर में ही लोगों को पता नहीं है कि हमने वोट कहाँ दिया है, और देखिए ये टीवी चैनल वाले चलाने लग गए हैं कि वोट यहाँ से बीजेपी को मिल गया है। तो ये जो विश्वसनीयता की बात है वह तो है ही, और ये जो खेल है, दरअसल मुझे ये भी लगता है कि बड़े पैमाने पे जो खेल था और कोशिश थी कि एक अवधारणा बना दी जाए कि नहीं बस ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि इस बार विपक्ष ने कम से कम बहुत सतर्क निगाह रखी और सीधे सीधे हर एक कदम पर बोलते रहे। 2024 का चुनाव अभिसार इसलिए भी जाना जाएगा, 3 इंसिडेंट हमारे सामने ऐसे थे जहां पर लोगों ने खुद ऑनलाइन जाकर क्राइम किया, फेसबुक लाइव किया कि मैं 8 वोट डाल रहा हूं, मैं 10 वोट डाल रहा हूं, मैं अपने बच्चे से वोट डलवा रहा हूं। ये किसी और मैं बात करूंगा चुनाव आयोग दिशा निर्देशों का उल्लंघन, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। अभी हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है मुद्दों को लेकर। देखिए हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल की, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हम ये ना भूलें हुआ क्या था। जिस दिन एग्जिट पोल आता है उस दिन आपने देखा होगा परम मित्रों के स्टॉक्स में किस तरह का उछाल आता है। जबरदस्त कमाई की लोगों ने स्टॉक बाजार में। ये इस बात की तस्दीक कर रहा था कि उस एग्जिट पोल के पीछे की सोच क्या थी। और
आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं करीब 5,000 अंकों की गिरावट शेयर बाजार में देखी गई। यानी कि जब असली नतीजे आए तो हकीकत सामने उभर कर आ रही। मगर मैं आप दोनों को अब जिस मुद्दे पर लाना चाहूंगा भाषा मुकुल, भारतीय जनता पार्टी, मेरे ख्याल से सभी चैनल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को 240 से ज्यादा सीटें नहीं देख रहे हैं। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, ये रुझान है। अगर भाजपा 240 सीटों पर आकर अटकती है भाषा, तो क्या एनडीए जो इस वक्त गठबंधन है वो रहेगा या कुछ बदलाव होगा? देखिए, मेरा बहुत साफ मानना है कि एनडीए रहेगा, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। सबसे बड़ा खेल खेलेंगे चंद्रबाबू नायडू। हम सब जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू इस तरह से खेल खेलने, पाला बदलने के बहुत माहिर आदमी रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन से पहले यूपीए जो बन रहा था, उसमें भी एक अहम भूमिका उन्होंने उस समय निभाई थी, और इस समय उन्होंने निभाई कि जगन को कैसे आउट करें। एक बात साफ हो जाएगी कि अगर बीजेपी नीचे जाती है, मोदी जी की जो बार्गेनिंग पावर है, और क्योंकि ये सारा खेल उत्तर प्रदेश में हुआ है, जहां उत्तर प्रदेश में उन्होंने योगी जी को साइडलाइन करके एक बड़ा दांव खेला था, तो उसके एक पॉलिटिकल मैसेज बहुत क्लियर जाएंगे। महाराष्ट्र का जो गेम प्लान है उसका मैसेज बहुत साफ जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जिस तरह से राजनीति शिफ्ट हो रही है, उसको आप ध्यान दीजिए कि वहां पर जितना गेम प्लान अमित शाह जी का था वह विफल होता दिखाई दे रहा है। वहां पर उस तरह के नतीजे उनको नहीं मिल रहे हैं। मैं भाषा और बिल्कुल आपको बता दूं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं समीरात्मज मिश्र, जो बीबीसी में काम कर चुके हैं और जमीन पर थे पत्रकार। समीरात्मज उन गिने चुने पत्रकारों में से थे जो लगातार कहते रहे कि जो भाजपा की लहर उत्तर प्रदेश में बताई जा रही है ऐसा नहीं है। और समीरात्मज मुझे लगातार कह रहे थे कि अभिसार छठे और 7वें चरण में हमने खासतौर से जब राजनीति शिफ्ट हुई पूर्वांचल की तरफ, जिस तरह की प्रतिक्रिया अखिलेश यादव को मिल रही थी, हमने वहां पर परिवर्तन देखा। समीरात्मज, जो नतीजे हम इस वक्त देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या वो आपको चौंका रहे हैं? क्योंकि आप भी 50 की बात कर रहे थे भाजपा के लिए, यहां तो इस वक्त 40-40 की बराबरी दिख रही है। बिल्कुल अभिसार भाई, इसीलिए मुझे चौंका रहे हैं। और मेरा अनुमान था शुरुआती दौर में कि बीजेपी 55 के राउंड रहेगी। यद्यपि तब भी बहुत सारे लोग ऐसे थे और कई लोग ऐसे थे जो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे थे कि स्क्रीनशॉट रख लीजिए। हालांकि मैंने तो कभी स्क्रीनशॉट जैसी बात नहीं की, और मैंने सीटों की भी कभी जिक्र नहीं किया कि इतनी सीटें या नहीं। आपसी बातचीत में हम भले ये बात करते थे, इसीलिए आपसे भी जब बात हो रही थी तो लगातार ये बोला मैंने, और भी दोस्तों के साथ। तो शुरुआती दौर में मुझे लग रहा था, जो मैंने देखा था पहले दूसरे चरण में घूमने के बाद, कि जो माहौल बन रहा था, उस समय लगा कि 55 सीटों तक बीजेपी रुक सकती है, उससे ज्यादा शायद ना जाए, क्योंकि पहले दूसरे फेज में वो चीजें दिख रही थी। हालांकि उसके बाद के दो फेजेस बीजेपी के फेवरेबल थे। अब देख रहे हैं कि वहां भी नुकसान हो रहा है। लेकिन जब मैं पूर्वांचल के लास्ट वाले में 6ठे-7वें में गया, तो मुझे अपना अनुमान बदलना पड़ा। मुझे लग रहा है कि 50 के ऊपर जाना तो बड़ा मुश्किल है। फिर भी बहुत से लोग ऐसे अभी भी मिल रहे थे जो कह रहे थे कि कुछ भी हो, वोट तो हम वहीं देंगे। तो वहां बड़ा कंफ्यूजन हो जाता था कुछ भी असेसमेंट करने में। तब भी हमें लग रहा था, चूंकि हम बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी से बात कर रहे थे, खास तौर पर यूथ्स के साथ, और जो स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज की दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इवन महिलाएं, उनके साथ भी, और लोगों के, दलितों के साथ, तब मुझे ये लगा कि नहीं, 50 भी बहुत मुश्किल है, और 50 मैक्सिमम अगर इनको आ जाए तो वो बड़ी बात होगी। पर मेरा अनुमान वहां भी गलत साबित हो गया, और अब लग रहा है जो आप 40-40 कह रहे हैं, तो 40 के नीचे भी बीजेपी जा रही है। तो अनुमान तो मेरा गलत है, लेकिन एक अनुमान मेरा सही है। मैं पैन इंडिया लेवल पर यह मान करके चल रहा था कि बीजेपी को 250 से ज्यादा सीटें शायद ना मिल पाए। और मैं आपसे जानना चाहता हूं मायावती फैक्टर और दलित वोट को लेकर कई चीजें हुई। संविधान को लेकर जिस तरह से अखिलेश उग्र हुए, जिस तरह से राहुल उग्र हुए कि संविधान जो है बदल देंगे, और ये उनकी कल्पना का परिणाम नहीं था। लल्लू सिंह थे जो फैजाबाद से मेरे ख्याल से अभी पीछे चल रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं तो, ये उनका बयान था। भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेता ये लगातार ये कह रहे थे कि संविधान जो है वो खतरे में आ जाएगा। तो ये तमाम चीजें थी, ये कल्पना की उड़ान नहीं थी। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि संविधान पर जिस तरह से राहुल उग्र हुए, उसका असर दलित वोट पर
और समानांतर तौर पर आपने देखा आकाश आनंद जो कि उत्तराधिकारी माने जाते हैं मायावती को, उनको रहस्यमय तरीके से हटा दिया जाता है। इन फैक्टर्स का कितना असर पड़ा? बहुत ज्यादा असर पड़ा। और जो एक शुरुआत से ही लग गया, जब मायावती जी गठबंधन में शामिल नहीं हुई तो लोगों को लगा या उनके मतदाता ने मन बना लिया था कि उसको क्या करना है। लेकिन जब आकाश आनंद के नेतृत्व में बीएसपी एकाएक हमलावर हो गई और लगा कि उसने कैंडिडेट्स भी ऐसे उतारे जो कि एक कहा जा सकता था कि स्ट्रेटेजिकली उतारे हैं, तो लग रहा था कि नहीं, मायावती जी की एक नई स्ट्रेटेजी के साथ वो चुनाव में उतर रही है। पर जैसे ही आकाश आनंद को हटाने का फैसला उन्होंने लिया और फिर कुछ प्रत्याशी ऐसे बदले, जौनपुर के प्रत्याशी खास तौर पर और बस्ती में, तो ये साफ हो गया कि मायावती जी चुनाव नहीं लड़ रही। पर मुझको ये लग रहा है कि उनका मतदाता पहले फेज से ही मान करके चल रहा था कि मायावती जी चुनाव नहीं लड़ रही, क्योंकि हम लोग ने जो देखा कि सहारनपुर, नगीना, कैराना, इन जगहों पर जो एक दिखाई पड़ रहा था कि समाजवादी पार्टी को न चाहते हुए भी बीएसपी का जो कोर वोटर है वो इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा था। और ये पूछने पर, बात करने पर बता रहा था कि हम सपा को या किसी और पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को वोट दे रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव चला है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था, जो विपक्ष ने बीजेपी के ही तमाम बड़े नेताओं के, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, उनके बयानों के आधार पर यह नैरेटिव चलाया कि इनकी 400 सीटें जीतने की कामना इसीलिए ये कर रहे हैं ताकि संविधान को बदल दे। और संविधान को बदलने का जो दलित मतदाता है उसको लगा कि सबसे नुकसान तो सबका होगा, जो संविधान में जो हमें जो चीजें मिली हुई हैं, पर उसको लगा कि उसको तो जो आजादी इतने दिनों के बाद उसको मिली है, उसने जो दंश झेले हैं सदियों से, वो छिन जाएगी संविधान बदलने से, आरक्षण छिन जाएगा, बोलने की जो आजादी है, बहुत सारी चीजें हैं। ये लेकर के बहुत बड़ा नैरेटिव चला। और ये इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी को क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो नेटवर्क है वो बहुत कमजोर उत्तर प्रदेश में है, सबको पता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर के इस नैरेटिव को जो जन जन तक पहुंचाने का काम किया, वो लोगों ने उनके दिलो दिमाग पे चढ़ गया। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं, इस पर अगर हम सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक 240 सीटों पर आगे है, यानी कि खुद भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 32 सीटें पीछे है। कांग्रेस 96 सीटें पिछली बार के मुताबिक बेहतर है, हालांकि भाजपा के मुकाबले कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी जिसका जिक्र किया जा रहा है, उसको तीसरी सबसे बड़े दल के तौर पर उभर रही है, 36 सीटें। तृणमूल कांग्रेस 31 सीटें, एक और जगह करारी हार। डीएमके 21 सीटें। तेलुगु देशम पार्टी जिसने लाज बचा ली एनडीए की या भाजपा की, 16 सीटों पर आगे। जनता दल यूनाइटेड 15 सीटों पर आगे, लाज बचा ली भाजपा की। उद्धव ठाकरे 9 सीटों पर आगे। हम यहां बात कर रहे हैं संविधान बदलने की। मैं आप दोनों से समझना चाहूंगा, भाषा मुकुल एक एक करके आऊंगा मैं। संविधान बदलने का जो नारा भाषा दिया गया, इसका महाराष्ट्र पर भी खासा असर दिखाई दिया। मुकुल, मैं आ रहा हूं। जी, बिल्कुल सही आपने कहा अभिसार, कि बहुत तगड़ा जो कार्ड था वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लेंगे। मैं जब खुद मुंबई पहुंची, वहां से रिपोर्ट करने के लिए धारावी गई और बाकी तमाम इलाकों में गई, मुंबई सबर्ब्स में गई, तो वहां पर जो एक केंद्रीय बिंदु था जो मुझे इससे पहले कभी चुनाव में नहीं दिखाई दिया, लोग जो प्रचार कर रहे थे, दलित बस्तियों में जो प्रचार चल रहा था, वो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसे एक लीफलेट लेकर घुमाया जा रहा था। और यहाँ पर बीजेपी ने जो कोशिश की थी, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आए थे, तो एक बड़ा एप्रीहेंशन था कि क्या इसकी वजह से दलित वोट बटेगा। लेकिन जमीन पे जाके दिखाई दे रहा था कि उनके दिमाग में था कि इस बार किसी भी सूरत में उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है। और यही बात मुझे दिखाई दी मेरठ में जब मैं गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही थी, अरुण गोविल के साथ सारा मीडिया चल के बता रहा था कि राम 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 हो रहा है, लेकिन वहां पर जब बस्तियों में बात हो रही थी, बस्तियों में लोग जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पर बात कर रहे थे और यह बात कर रहे थे कि अब तो अगर हम नहीं इस बार लेकर आएंगे, तो ये जो पूरा कैंपेन सोशल मीडिया पर सिविल सोसाइटी के द्वारा, पार्टियों के द्वारा और संगठनों के द्वारा संविधान बचाओ का लेकर एक नारा पिछले 4 महीनों से
इन दोनों राज्यों में मैंने इंडिविजुअली देखा है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसने एक कारगर फैक्टर के तौर पर ऑपरेट किया और एक नरेशन दूसरी तरफ बिल्डअप किया। राहुल गांधी को तकरीबन हर सभा में कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाना और यह बताना कि जो 400 पार का नारा है, दरअसल एक 400 पार का नारा कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए है। ये नीचे तक पहुंच पाया, इलेक्टोरल बॉन्ड जहां नहीं पहुंचा। एक बात बताइए, देखिए विपक्ष मुद्दा उठा रहा था कि भाई संविधान को बदला जाएगा, मगर ये विपक्ष की कल्पना की उड़ान नहीं थी। भाजपा की तमाम नेता ये बात कर रहे थे और मैं नहीं भूला हूं, बाकायदा जयराम रमेश ने एक खुलासा किया था कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की वेबसाइट में आरक्षण के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं, खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा, खासकर जो लेख है, यानी कि विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा था मुकुल, मगर मदद तो भाजपा के नेताओं को मिल रही। मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं, संविधान बेशक बहुत बड़ा मुद्दा था और नीचे तक गया। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि दलितों ने कहा हम अपनी लीडरशिप दोबारा खड़ी कर लेंगे, लेकिन संविधान हाथ से चला गया तो हमारे अस्तित्व का ही मसला है। जैसे आपने भी कहा, अस्तित्व का मामला था वहां। और एक और चीज थी जो अखिलेश के पक्ष में काम किया, टिकट का बंटवारा। पीडीए जो उन्होंने नारा दिया, जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये जो नारा दिया और उसके हिसाब से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, वो बहुत मायने रखता है। अगर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होता तो पीडीए का नारा या संविधान की बात इतनी नीचे तक नहीं होती। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि जो पीडीए का नारा दिया उसके हिसाब से टिकट बांटा अखिलेश ने इस बार, तो वो बहुत ही कामयाबी उसे मिल रही है और ये दिख रहा है। अब बिहार में क्या हो रहा है, संविधान का नारा बिहार में नहीं चला, उसका क्या मसला है और ये हमें देखना होगा। पर जैसे इन्होंने चंद्रबाबू नायडू एक खिलाड़ी, मुकुल बिहार में आरजेडी को इस वक्त सिर्फ 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही और यहां पर दोहरा झटका इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि नंबर 1 हम ये नहीं भूल सकते तेजस्वी यादव का कैंपेनिंग, किस ऊर्जा के साथ कैंपेनिंग की, मुद्दे उठाए, बेरोजगारी। यहां न सिर्फ आरजेडी को कम सीटें मिल रही है बल्कि नीतीश कुमार ने अपना वजूद, अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। मुकुल जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का बहुतों ने मर्सिया पड़ दिया था, ऐसे जेडीयू और नीतीश कुमार का भी ये हो रहा था कि अब वो डाउन हो रहे हैं और वो खत्म हो रहे हैं, बीजेपी वहां लगभग कब्जा कर लेगी, बीजेपी अपनी सीटें उतनी रखेगी और उससे बढ़ा लेगी। तो ये वाला भी देखने वाली चीजें होंगी कि क्या, क्योंकि इस चुनाव को बहुत ही गहराई से पढ़ना और समझना होगा कि ये कहां जा रहा है, कैसे है। और जैसे वही पर वही चंद्रबाबू नायडू की तरह खिलाड़ी नीतीश बाबू भी हैं, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कुछ नहीं समझ में आ सकता। तो वो अभी आप बहुत इंतजार करना होगा। अभी तो रुझान है, नतीजे कैसे हैं, कहां सीटें फंसी हैं, कहां छोटा मार्जिन है, कहां वो बदल सकता है, ये मुझे लगता है कि 1-2 घंटे में लगभग चीजें क्लियर होंगी। एक चीज मैं अविसार कहना चाहूंगी बिहार के बारे में कि बिहार में जिस तरह का जातिगत समीकरण बिल्डअप करने की कोशिश की तेजस्वी ने, माई बाप कह के जो बिल्डअप करने की कोशिश की, वो ऐसा लगता है अभी जो रुझान है कि वह नीचे तक नहीं पहुंचा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोट बैंक नीतीश का था वो एक कंसोलिडेटेड रहा कुर्मी वोट बैंक के साथ, जो ईबीसी, और अगर आप सीटों के बंटवारा देखें, जिस तरह से उन्होंने सीटों पर कैंडिडेट्स खड़े किए, उससे ऐसा लगता है कि उनका स्ट्राइकिंग रेट ज्यादा पावरफुल था। और तेजस्वी के खिलाफ जो एक प्रचार था कि वापस वही काल आ जाएगा, क्योंकि नीतीश के पास एक लंबा प्रशासनिक अनुभव दिखाई दे रहा है यहाँ पर, किस तरह से चीजों को मैनेज करना है। और एक ये बेमानी इसलिए है क्योंकि ये लोकसभा चुनाव हो रहे थे। नहीं भाषा, ये लोकसभा चुनाव हो रहे थे, ये विधानसभा चुनाव नहीं थे। तो ये जो प्रशासनिक बात का तर्क है ये तो बेमानी माना जाएगा ना। नहीं, मैं एक दूसरी बात कह रही हूँ कि यहाँ पर आप ये देखिए, जिस तरह से नीतीश कल देश की राजधानी दिल्ली में आए और वहां पर जितने भी जेडीयू के लोग थे जिनसे मैंने बातचीत की, वे सब कह रहे थे कि इसी के आधार पर हम विधानसभा कराएंगे और उनका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है कि तेजस्वी को रोकना है, किसी भी सूरत में तेजस्वी मुख्यमंत्री ना बने। ये सारा का सारा खेल उस लिहाज से है। भीड़ इतने आने के बाद भी वोट बैंक में ना तब्दील होना, निश्चित तौर पर एक दूसरे ढंग के चुनावी विश्लेषण समीकरण की जरूरत है, क्योंकि 2 सीटों पे जहां पर वामपंथ भाकपा माले लीड कर रहा था कुछ समय पहले तक, वहां पर भी तेजस्वी की 2 सभाएं मैंने अटेंड की थी, चाहे वो आरा हो या बक्सर,
और वहां पर मोदी जी ने सबसे ज्यादा दुष्प्रचार किया था, लालटेन मुजरा सब कुछ वहां कहा था। वहां पर अभी आज थोड़ी देर पहले तक का जो ट्रेंड था उसपे भाकपा माले के सुदामा प्रसाद वहां से लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इससे लगता है कि जो जातिगत लड़ाई है वर्चस्व की, वह दूसरे ढंग से एग्जीक्यूट की, वैसे नहीं की जैसे वहां पर यूपी में किए। चलिए भाषा, यहाँ पर दो मुद्दे अब हमें दिखाई दे रहे हैं। मुद्दा नंबर एक, भाजपा 235 से 240 सीटों पर अगर सिमट जाती है उसका असर क्या होता है, और दूसरी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा का असर, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। मगर मैं आप दोनों से अब जानना चाहता हूं, सबसे पहले मुकुल आपसे जानना चाहता हूं, शायद समीरात्मक से हमारा संपर्क टूट गया है। मुझे नहीं लगता कि अगर बीजेपी बहुमत से नीचे रहती है तो मोदी जी का कोई नैतिक भी वो बनता है कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूं तीसरी बार, फिर तो वही यही वाला मसला है। और फिर उसके भीतर भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी के भीतर लड़ाई नहीं है, वो तो दरअसल एक सत्ता का गोंद और सत्ता का एक पकड़ थी, तो वो बनी नहीं है। लेकिन अगर लड़ाई इसलिए ना हो क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाजपा से लेके आरएसएस इस वक्त सब प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है। समीरात्मक, ये बात मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, अगर भाजपा राष्ट्रीय तौर पर 240 तक सिमट गई, इसका क्या असर होते हुए देखते हैं आप एनडीए की सरकार पर, प्रधानमंत्री के भविष्य पर या मोदी जी के भविष्य पर? पहली बात तो अभिसार जी 240 तक 250 के नीचे अगर सिमटती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, इसको लेकर के बहुत संशय है, बहुत मुश्किल है। पहली इसकी वजह यह है कि जरूरी नहीं कि उनके गठबंधन, तो ऐसे भी गठबंधन में थे कौन, केवल अगर टीडीपी को आप मान लीजिए, एक आध और मान लीजिए, तो बाकी बचा कौन, और सीटें लाने वाले में टीडीपी ही है, एक आध दो और मान लीजिए है। उत्तर प्रदेश में जो थे वो तो सब चले जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वैसे भी वो तो 2-3 सीटों वाले लोग थे। तो गठबंधन के लोग उनको सपोर्ट करें ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये भले मोदी जी के एक आह्वान पर लोग अपने ट्विटर पे उसको क्या कहते थे, मोदी जी का परिवार चौकीदार कुछ भी ये सब ताकत का खेल है, आप सबको पता है। जिस दिन वो अब आप जब 250 के नीचे आ गए, वो भी अपना चेहरा लगा करके आ रहे थे। ये बात भी ध्यान देने वाली है, पब्लिक ने सबसे ज्यादा इस चीज को नकारा है, और ये मैंने उत्तर प्रदेश में महसूस किया। उत्तर प्रदेश में लोग ये कहते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि ये भी नैरेटिव चल गया था कि अगर ये बहुमत 303-4 पार वाला ले आते हैं तो योगी आदित्यनाथ को भी हटा देंगे। ये बात लोगों को गहरे तक चुभ गई, उन लोगों को चुभ गई जो बीजेपी के वोटर और सपोर्टर नहीं है। उनका ये कहना था कि 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश भी गुजरात के 2 लोग चलाएंगे, ये तो हद हो गई। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भीतर भी जाहिर तौर पर गई है। उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें आने के पीछे ये नैरेटिव भी कम काम किया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बहुत काम किया है उसने, और वो दिखाई पड़ रहा है। नहीं तो इतनी सीटें नहीं आती, आप समझ 20 जोड़ दीजिए तो आप सीधे उस पर पहुंच रहे थे। तो ये इसकी वजह से हाँ, वो बात पूरी कर लीजिए, पहले पूरी कर लीजिए। तो ये मैं कह रहा हूं कि अब इस स्थिति में कि अगर 250 से नीचे हैं तब भी इन्हीं की चलेगी और अमित शाह की चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बड़े पैमाने पर विरोध होगा। जो लोग अभी तक नहीं बोल पा रहे थे, मुखर होकर के बोलेंगे। जी समीरात्मक, जिस बात का जिक्र यहाँ भाषा कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुजरात बनाम यूपी लॉबी ये एक अटूट सत्य है, ये एक अटूट सत्य है। ए.के. शर्मा वर्सेस योगी आदित्यनाथ बाहर खड़ा किया गया, ये चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो नतीजे आ रहे हैं जिसमें भाजपा बहुमत से पीछे है, भाषा क्या है, कहा जा सकता है कि आज मंद मंद उत्तर प्रदेश में कोई खुश होगा तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ होंगे। निश्चित तौर पे। लेकिन अभिसार, मेरा मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुमत मिल जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनाए जाएंगे। मुझे इस बात को लेकर बहुत कम शंका है कि मोदी और अमित शाह की जो ग्रिप है, जिस तरह से उन्होंने पार्टी को टेम किया है कि एक चुटकी में बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री से हटा देते हैं, एक साधारण कार्यकर्ता बना देते हैं और फिर वो विधानसभा में आ जाते हैं। तो अगर और ज्यादा, मेरा मानना है कि अगर 210, 215 तक उनका परिणाम आता है,
तब एक बड़े परिवर्तन की हम संभावना टटोल सकते हैं। लेकिन अगर जो अभी का ग्राफ है यही कंसोलिडेट होता है तो निश्चित तौर पर पूरी की पूरी संभावना यही है कि मोदी जी और अमित शाह जी की जो ग्रिप है वह बनी रहेगी और हमें अभी अगले 5 साल उनके कार्यकाल में गुजारने होंगे। इस वक्त अगर हम सीटों की बात करें तो एनडीए को करीब 285 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन को 244। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक अरसे से 241 सीटों के आसपास वो फंसी हुई दिखाई देगी और कांग्रेस की बात करें तो वो 100 की तरफ बढ़ती हुई 94 सीटों पर है। बोलिए मुकुल, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं इसमें ये जोड़ रहा था कि बीजेपी की इनफाइट तो है, पर भाषा कहने की वो उन्हें ही रखेंगे। लेकिन एक मिनट, लेकिन जो सहयोगी हैं, जो टीडीपी है, जो जेडीयू है, क्या वो बार्गेन नहीं करेंगे? क्या वो भी मोदी को ही चाहेंगे और गृह मंत्री अमित शाह को ही चाहेंगे? इसमें भी शक है। जी समीरा, एक मतलब ये रिजल्ट्स की ही बात कर रहा था, जो आप कर रहे थे उसी को आगे बढ़ा रहा था। वाराणसी में मोदी जी 98,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। शुरुआत में तो पीछे भी चल रहे थे। और रायबरेली में राहुल गांधी 1,82,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये जो गैप है ये भी बहुत कुछ कह रहा है। पिछले 2 चुनाव मोदी जी 4-4, 5-5 लाख के मार्जिन से जीते हैं। यही मैं समीरात्मज आपसे कहना चाहता हूं, अगर बनारस में कांग्रेस ने गंभीरता से, मैं कहता हूं अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को उतार दिया और यह ऐलान अगर जनवरी से हो जाता तो क्या आपको लगता है और गंभीर चुनौती मिलती? क्योंकि ये तो अकल्पनीय है ना कि एक शुरुआत में अजय राय शायद 5-6 हजार वोट से आगे भी थे, 11,000 से आगे थे, 11,000 से आगे थे अभिसार जी। और 11,000 से आगे, हालांकि वो शुरुआती दौर था, पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग तब होती है। लेकिन ये कितना बड़ा मैसेज इसके अंदर छिपा हुआ है आप ये देखिए। पोस्टल बैलेट्स वो लोग भेजते हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस पर्सनल्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस में लोग लगे हुए हैं। उनके भीतर इस सरकार के खिलाफ और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कितनी बड़ी नाराजगी थी। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को जब से हम लोग जानने समझने लायक लगे हैं, जो पोस्टल बैलेट्स की जब बात होती है तो भाजपा इसमें बहुत आगे रहती थी। पोस्टल बैलेट्स के बाद भले वो कई जगहों पे हार रही होती थी, लेकिन पोस्टल बैलेट्स में वो जीत रही होती थी। इस बार कई जगहों पे पोस्टल बैलेट्स में वो हारती दिखी। और प्रधानमंत्री मोदी अगर 11,000 वोट से बनारस में पीछे चल रहे थे तो ये बहुत बड़ा संदेश है इस सरकार को लेकर के, प्रधानमंत्री के फेस को लेकर के। जी अच्छा, अब मैं बात करना चाहूंगा मोदी 3.0। देखिए, एक बात तय हो गई है, मेरे ख्याल से हम सब इस पर इत्तेफाक हैं कि एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, अनलेस पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त और कोई क्लाइमैक्स में कोई और ट्विस्ट आ जाए। एनडीए को बहुमत मिल रहा है, भाजपा 240 के आसपास सिमट रही है। मेरे अभी आप लोगों में से किसी ने कहा भी था कि भाई नैतिक तौर पर प्रधानमंत्री को बने रहने का अधिकार नहीं, मगर आप जानते हैं 10 सालों में राजनीति में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। मैं समझना चाहता हूं सबसे पहले भाषा आपसे, मोदी 3.0 विद बीजेपी गेटिंग टू 40 सीट्स या ज्यादा से ज्यादा 245, क्या असर देखते हैं आप? देखिए, इसका एक बहुत सीधा असर ये पड़ेगा कि जिस तरह का अभी उनका एक आयरन होल्ड माना जाता था और जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र के सारे खंभों को अपने कब्जे में कर रखा था, वह उस तरह से एग्जीक्यूट करने में उन्हें मुश्किल होगी। और दूसरी एक बहुत बड़ा चेंज ये होगा कि जो क्षेत्रीय छत्रपों को उन्होंने बैठा रखा था, वह क्षेत्रीय छत्रप निश्चित तौर पर पावरफुल होंगे, उनकी आवाज सुनी जाएगी और विपक्ष अपनी क्रेडिबिलिटी वापस रिगेन किया है पार्लियामेंट के भीतर। तमाम विपरीत परिस्थितियों में ये जो चुनाव लड़ा गया उसमें इंडिया गठबंधन, जहां पर ईडी है, जहां पर 2 मुख्यमंत्री जेल में है, जहां पर अकाउंट फ्रीज है, सब कुछ के बावजूद अगर आप देखें जो चुनाव हुआ है जमीन पर, जिन मुद्दों पर हुआ है और खास तौर से जो मुद्दे हैं वो मुझे लगता है मोदी जी के लिए आने के समय में परेशानी पेश करेंगे। खास तौर से जो इकोनॉमी का मुद्दा है और जो बेरोजगारी का मुद्दा है, उसके इर्द गिर्द एक नरेशन ऐसा रहेगा कि अभी तक जो एक छत्र राज था, एक छत्र राज उस तरह का नहीं है। ग्राफ गिरा है और इस ग्राफ गिरने में लगातार, क्योंकि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। ये हमने देख लिया 7 चरणों में, 80 दिन में जो फैला हुआ चुनाव प्रचार था,
उनके पास अब देने के लिए कुछ भी नया नहीं है, बेचने के लिए भी कुछ नया नहीं है। तो ऐसे में यह ग्राफ अब गिरने ही की तरफ बढ़ेगा। मेरे ख्याल से हम चर्चा को यही विराम देते हैं, अपने दर्शकों से कहते हुए कि आप हमारे मंच पर बने रहें, क्योंकि हम लौटते रहेंगे। जो पल पल की, देखिए पल पल की जानकारी हम आपको नहीं दिला सकते हैं, मगर जो खबरें आ रही हैं उसका एनालिसिस, हर खबर का एनालिसिस तक पहुंचाता रहूंगा। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।